हेलो दोस्तों, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके पास में है वो है कि जीवन की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। कोशिका, उत्तक, अंग और क्या है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जीवन की मौलिक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, लेकिन ये जो कोशिका थी वो मृत थी। ठीक है, अगर सबसे पहले जीवित कोशिका की बात करें हम लोग तो 1674 ईस्वी में ल्यूएन हॉक ने किया था। ठीक है, ल्यूएन हॉक ने। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया। जीवन की मौलिक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका को ही क्या कहते हैं, जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हम लोग, ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित जो चैप्टर है उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज जो है आप लोग को सारे क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुआ था। देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुआ था, 1940, 1665, 1674 और 1831। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो खोज है वो 1940 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1940। अगला है, निम्न में कौन बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि कोशिका के आधार पर जो है जीव को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, जीव को दो भागों में, पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं, तो ऐसे जीव जिसका निर्माण एक ही जीव कोशिका से, यानी कि इनमें जो समस्त क्रियाएं होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बहुकोशिकीय जीव की बात करेंगे, इसमें अनेक क्रियाओं के लिए अनेक कोशिकाएं होती है और इसका निर्माण भी अनेक कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, तो एक कोशिकीय में कौन कौन हो जाएगा, तो अमीबा, पैरामीशियम, युग्निना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीबा जो है बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, ये कौन बहुकोशिकीय जीव है ना। तो यहाँ पे हाइड्रा जो हो जाएगा आपका बहुकोशिकीय जीव होगा। बाकी अमीबा है, बैक्टीरिया भी है और पैरामीशियम, ये सभी एकोशिकीय जीव है। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका केंद्र का पता कब और किसने लगाया था। देखिए, जितनी भी कोशिकाएं होती है, ठीक है, उसमें केंद्रक होता है। ठीक है, एक केंद्रक होता है। तो कोशिका केंद्रक का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। ठीक है, तो कोशिका केंद्रक का पता जो है सर्वप्रथम 1831 इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्राउन, सॉरी ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना, 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए ऑप्शन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, किसे वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। किसे वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका भित्ति को, प्लाज्मा झिल्ली को, केंद्रक को, ए और बी दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली को। प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कोशिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। देखिए, कोशिका के अंदर जो है वो गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है, विसरण के द्वारा, परासरण के द्वारा, वाष्पीकरण, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण के द्वारा। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, अकृत, अंडाणु और माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला, स्वान तथा स्वीडन ने अपने कोशिका सिद्धांत में बताया था। देखिए, स्वान और जो स्वीडन थे वो अपने कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उसमें क्या बताया था कि सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने होते हैं, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिकाओं से होती है, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्य करते हैं,
सिर्फ ये और सी सभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 सभी, ठीक है। अगला, एक मिनट। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है, सभी की कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। अगला है, निम्न से कौन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। देखिए इनमें से कौन है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति, केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम। यहाँ पे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, ठीक है। अगला है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। जीवाणु पर, कवक पर, शैवाल पर और विषाणु पर। जो कोशिका सिद्धांत है वो जीवाणु पर लागू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल, जैसे कि हम लोग को पता है जो कोशिका होता है, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, एक बड़ा कमरा, ब्रेच, एक छोटा कमरा और कर्क की छाल। तो यहाँ पे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक छोटा कमरा। नेक्स्ट है बच्चों, शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार होता है। देखिए सबसे जो बड़ा कोशिका होता है, ठीक है, वो शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, उसकी आकार क्या होती है, तो 170 mm इंटू 125 है, सॉरी 135, ठीक है, 170 mm इंटू 135 mm होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, जीवद्रव्य में और राइबोसोम में। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में, ठीक है। चलिए, केंद्र के चारों ओर एक दोहरे परत होता है जिसे क्या कहते हैं। केंद्र के बाहर तो केंद्र के चारों ओर एक दोहरे परत होता है जिसे क्या कहते हैं। कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और सभी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रक झिल्ली, ठीक है। यहाँ पे झोली लिखाया गया है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट है बच्चों, अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। देखिए जो अनुवांशिक गुण होते हैं, ठीक है, अनुवांशिक गुण ऐसे गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। इनके वाहक जो होते हैं वो जीन होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जीन। जीन क्या होता है, तो डीएनए की इकाई, डीएनए की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। ये जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीन, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, देखिए एक राइबोसोम दिया है, एक लाइसोसोम दिया है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है, ठीक है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जबकि लाइसोसोम को जो क्या है उसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप सब याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहा जाता है, जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री जो होता है वो राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जिससे जो मानव होती है इसमें टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि बात करेंगे तो हम लोग 23 जोड़ी की पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं इसको हम लोग वर्धी गुणसूत्र कहते हैं, वो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। जबकि जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है उसको हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, उसी से लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोग साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, जो पुरुष होते हैं, ठीक है, जो पुरुष होते हैं उसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, XY गुणसूत्र पाया जाता है। जबकि जो फीमेल होता है यानी कि जो महिला होती है इसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं, DNA तथा प्रोटीन के, RNA तथा प्रोटीन के, दोनों के, सेल्यूलोज के। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर DNA तथा प्रोटीन के बना होता है, ठीक है। जो गुणसूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, ये DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, कह रहा है एक ही तत्व जिनकी परमाणु संख्या बराबर लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। यानी एक ही तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये समस्थानिक। लेकिन
जिसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या सेम हो उसको हम लोग समभारी कहते हैं। ठीक है, चलिए कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? देखिए जो कैंसर का उपचार होता है, ठीक है, इसमें हम लोग कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? देखिए हाइड्रोजन के जो होते हैं वो 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, आप सब याद रखिएगा 3 समस्थानिक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी तत्व के परमाणु संख्या को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? देखिए किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है उसको हम लोग किस अक्षर से दर्शाते हैं? इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेड। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बात करेंगे तो प्रथम कक्षा में 2 फिर 6। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? तो और 2 चाहिए, है ना। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, एन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n² होता है। ठीक है, तो एन कक्षा में बात कर रही है ना, तो KMN, तो यहाँ पे तीसरी नंबर की हो जाएगी। तीसरा में हो जाएगा 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 9 9 दूना कितना हो जाएगा? तो 18। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32, चूँकि एन जो होता है वो चौथे नंबर में आता है, मिस्टेक हुआ था। ठीक है, सब KLMN। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2n² यानी कि 2, ठीक है, 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 4 चूँकि 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32। नेक्स्ट है 1932 में जेम्स चैडविक ने किस मौलिक कण की खोज किया था? देखिए जो मौलिक कण होते हैं वो 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो 1932 में जेम्स चैडविक ने किसकी खोज किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो J.J. टॉमसन ने। ठीक है, अगर बात करेंगे प्रोटॉन की खोज किसने किया है? तो गोल्डस्टीन ने या तो फिर रदरफोर्ड ने। ठीक है, आप लोग इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, आप लोग आप कर सकते हैं, ईट पर नाच। जैसे कि बात करेंगे ई से इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने किया है? तो T से टॉमसन। ईट की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाएगा टॉमसन। प से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया है? तो र से रदरफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग न्यूट्रॉन की, तो इसका खोज किससे हो जाएगा? चैडविक ने किया। ठीक है, च से चैडविक। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला है कि नील्स बोर को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नील्स बोर को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 में। ठीक है, यानी नील्स बोर जो थे उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1922 में। नेक्स्ट है बच्चों, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? ठीक है, तो थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया उसके अनुसार परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? तो उदासीन होता है, जहाँ की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। यौगिक जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के निर्माण का अनुपात क्या होता है? देखिए जो यौगिक होता है H2O, ठीक है, जल, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला रहता है, तो किस अनुपात में मिला रहता है? तो 2:1 में मिला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2:1। अगर इसका द्रव्यमान का अनुपात पूछा जाए, ठीक है, अगर इसका द्रव्यमान का अनुपात पूछा जाए तो 1:8 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी जो समुद्री जल होता है, ठीक है, उसको प्राप्त जब किया जाता है फिर उसको शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वाष्पीकरण विधि, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण और क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है अलमारी में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, अलमारी में जंग लगना, देखिए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अलमारी में जंग लगता है ये एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसे एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग पुनः मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता जिसे हम लोग मूल अवस्था में लाया जा सकता है उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आप लोग एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, तो मोमबत्ती का जो जलना है वो रासायनिक परिवर्तन, लेकिन अगर इसका पिघलना की बात करें तो ये भौतिक परिवर्तन, ये दोनों परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, आप सब याद रखिए, काफ़ी बार प्रश्न को रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट, निम्न से कौन निलंबन के गुणधर्म नहीं है। निलंबन के गुणधर्म नहीं है, यह एक समांगी मिश्रण है, इनके कणों को आंखों द्वारा देख सकते हैं, यह प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इनको छानबीन द्वारा अलग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका है यह एक समांगी मिश्रण है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो ये कुल 30 MCQ क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें